अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज रावलपिंडी की अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हुई। इस केस में भी अब एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इसके अलावा आज इमरान खान की जानिब से इस केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से भी बड़ी अहम गुफ्तगू की गई। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इमरान खान के खिलाफ अब ये जो अलकादर ट्रस्ट केस रह गया है, इसके बाद और कौन से मुमकिन केसेस हैं जिसमें इमरान खान को मजीद ट्रैप किया जा सकता है या उनको जेल में रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले आपको पता है कि आम इंतखाबात से पहले इमरान खान के खिलाफ तीन अहम और बड़े मुकदमात के फैसले जारी किए गए, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के जो वोटर था उसको बददिल करना था, उसकी हिम्मत, उसके इरादे को तोड़ना था, ताकि वो 8 फरवरी को आम इंतखाबात के मौका पर वोट डालने बाहर ना निकले। लेकिन इमरान खान को सुनाई गई वो तमाम सजाएं वो बैकफायर हुई और फिर हमने देखा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानियों ने एक इनकलाब बर्पा किया। लेकिन उसमें भी फिर हमने बाद में जो सूरत हाल बनी उसके तहत अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। वो अब एक सियासी जो लड़ाई है वो अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। मजीद इसमें आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो सियासी माहौल है वो इसमें मजीद गर्मा गर्म होगा। मौसम जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसी तरह सियासी दर्ज हरारत भी बढ़ेगा। लेकिन आज अडियाला जेल में इमरान खान की जो अलकादर ट्रस्ट केस है, जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुलजिम बनाया गया और कहा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई उसमें मुबैना तौर पर 190 मिलियन पाउंड जो बैरियर टाउन की जानिब से पाकिस्तान भिजवाए गए, उससे इमरान खान और उनकी अहलिया भी किसी तरह से वो मुस्तफीद हुए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जेर समाअत रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब इस मामले में कोई ऐसी दो नंबरी ये जेलसाजी ना नजर आई जिससे इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई घेरा तंग किया जाता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को वाइंड अप कर दिया। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इमरान खान के बारे में एक वाज़ेह तौर पर जो एक अदावत या ज़ाती अनाद वाली सोच है वो रखते हैं। और ये सिलसिला 2019-2020 से चल रहा है, जब सदारती रेफरेंस मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ पीटीआई हुकूमत की जानिब से दायर किया गया था, जब उनकी और उनके अहल खाना की लंदन में जायदादें सामने आई थी। लेकिन अब इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, दर हकीकत ये अ, उस तमाम तर जो कार्रवाई है उसको अब इमरान खान भी चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए, उसको मुकम्मल किया जाए। क्योंकि इमरान खान भी मेरे ख्याल में अब ये समझ चुके हैं कि जब तक वो अडियाला जेल में रहेंगे, उनके मुकदमात ट्रायल कोर्ट में यहाँ पर ज़ेर इल्तवा रहेंगे, तो उनके लिए रिहाई का या आज़ादी का जो उनका एक ख्वाब है वो आसानी से पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इमरान खान साहब पिछले जो 3 फैसले जैसे कि मैंने बताया उसमें ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि हर सूरत उन्हें सज़ा तो होनी है। वो तमाम तकाज़े पूरे हों, ना हों, इमरान खान का उन या उनके जो दीगर शरीक मुल्ज़िम थे जैसे शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान नहीं हुआ था, इमरान खान ने 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए थे और उनको साइफ़र केस में सज़ा हो गई थी। बुशरा बीबी का 342 का बयान ना हुआ और उसमें सज़ा हो गई। तोशाखाना में बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं बनता था, लेकिन फिर उसमें भी उनको सज़ा दे दी गई। तो ये चीज़ें शायद अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये तय कर चुके हैं कि अब उनके साथ ये सब कुछ होना है। लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि अडियाला जेल में रहकर ट्रायल में फंसे रहने की बजाय हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एपलेट फोरम पर जाया जाए और वहाँ से जाकर अदालतों से इंसाफ लिया जाए, क्योंकि वहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद या तवक्को है। लेकिन ये जो छोटी अदालतें हैं वहाँ पर तो फिर हमने अभी जब ये फैसले जारी किए गए तो देखा कि फैसले कहीं से आते हैं, रिपोर्टर अभी खबर ब्रेक नहीं कर पाते और उससे पहले ही बाहर माहिराना तज्ज़िये भी टीवियों पर चलना शुरू हो जाते हैं। और वो खबरें कहाँ से आती हैं, वो फैसले कहाँ से जारी होते हैं, वो इदारों मीडिया चैनल्स को कौन बताता है और कैसे उनके ऊपर तज्ज़िये लिए जाते हैं, ये मेरे ख्याल में अब कोई ढकी-छुपी कहानी नहीं है। हर पाकिस्तानी जानता है कि ये चीज़ें कहाँ से, कैसे इनको डील किया जा रहा है। लेकिन अब इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि उनका ये जो अलकादर ट्रस्ट केस वाला फैसला है ये भी जल्द से जल्द हो, और उन्होंने आज केस की समाअत के दौरान भी जज साहब से यही कहा कि इससे पहले नैब चाहता था कि ये तमाम मुकदमात जो है इनकी जल्द फैसले हों, तो इसलिए अब वो भी चाहते हैं कि इनकी जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, जिस पर अदालत ने अब 6 मार्च को इस केस की समाअत मुलतवी की है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। दोनों ने फर्द जुर्म की सेहत से, जुर्म की सेहत से इनकार किया।
لیکن اب 58 ٹوٹل گواہان ہیں، جس میں ابتدائی طور پر 6 مارچ کو 5 گواہان کو طلب کیا گیا ہے جن کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے، اور اگر یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی کارروائی 6 مارچ سے آگے چلتی ہے تو میرے خیال میں شاید ہفتے کے اندر اندر یہ کیس بھی مکمل ہو جائے، اس کی سماعت مکمل ہو، اور پھر عمران خان کو، جو کہ ایک طے شدہ بات ہے، لکھی پڑی بات ہے کہ ان کو اور ان کی اہلیہ کو ہر صورت سزا ہونی ہے، اور عمران خان بھی اب ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں، اسی لیے انہوں نے فرد جرم میں جو الزامات لگائے گئے تھے انہوں نے وہ بھی سننے یا پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں، کیونکہ اور انہوں نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان اب ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے انصاف جو ہے وہ ہائی کورٹ سے یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی انہیں مل سکتا ہے، بڑی عدالتوں سے مل سکتا ہے، چھوٹی عدالتوں سے انہیں ہر صورت ہی سزا سنائی جائے گی، اس لیے وہ اب مزید اس کیس کو لٹکانا نہیں چاہتے، اور اسی حوالے سے آج انہوں نے استدعا کی کہ اس جو کاروائی ہے اس کیس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کیس کی سماعت کے دوران آج جج صاحب نے عمران خان سے استفسار کیا کہ کیا آپ کے دانتوں کا معائنہ ہو گیا ہے، جس پر عمران خان نے جج صاحب کو بتایا کہ مجھے جیل انتظامیہ نے کہا کہ اتوار کو ڈاکٹر آئے گا، لیکن اتوار کو نہیں آیا، اور بتایا گیا کہ اب ڈاکٹر اگلی اتوار کو آئے گا اور اس کے بعد معائنہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا، جس پر جو جج تھے ٹرائل کورٹ کے، انہوں نے حکم دیا کہ عمران خان کا جو ماہر فزیشین اور ڈینٹسٹ سے ان کے دانتوں کا علاج کروایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اتوار تک عمران خان صاحب کا یقیناً ان کے جو دانتوں کا چیک اپ انہوں نے کروانا ہے، جس کا وہ پچھلے کئی روز سے کہہ رہے تھے، وہ بھی ہو جائے گا، اور دوسری جانب 6 مارچ کو اب اس کے جو گواہان ہیں وہ پیش ہوں گے، پھر اس کے بعد جرا ہوگی، اور پھر اس کے بعد ممکنہ طور پہ تقریباً 2 سے 3 روز کے بعد شاید یہ کاروائی اس کیس کی مکمل ہو، اور اس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہی سنائی جائے گی، کیونکہ یہ لکھی پڑی باتیں ہیں، اس سے پہلے جو فیصلے ہو چکے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئے، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب آج عمران خان صاحب کی جانب سے بڑی اہم گفتگو ہے وہ کی گئی ہے۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مینڈیٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی، انہوں نے یعنی پی ڈی ایم نے عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے، آئی ایم ایف کو لکھنے والا خط کو غداری قرار دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے پھر کہا کہ جب ہم حکومت میں تھے اور ہم نے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی کرنا تھی تو یہ لوگ ہمیں بلیک میل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلے آپ ہمارے مقدمات ختم کریں، ہمیں این آر او دیں، اور اس کے بعد ہی ہم آپ کی قانون سازی میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو ہمیں وہ واقعی چیزیں یاد ہیں کہ جب پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کرتی تھی تو بلاول صاحب اس وقت بڑے دھڑلے کے ساتھ قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر جاتے تھے، اور اس وقت ان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی ملک کا معاملہ ہے، ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم تھے، اور اگر خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں چلے جاتے تو پھر ہمارے لیے معاشی طور پر بڑے سنگین اور گمبھیر مسائل کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال اس وقت ان کو نہ تو حب الوطنی یاد آئی، نہ ملک کی کمزور اس وقت معیشت یاد آئی، اور آج جب عمران خان یہ کہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض ضرور دے، پی ڈی ایم حکومت کو قرض ضرور دے، لیکن عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کو ضرور دیکھے اور اس کے آڈٹ کا حکم دے، تو پھر اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غداری ہے، کیونکہ عمران خان ملک کو قرضہ روکنے کا تو نہیں کہہ رہے، وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرض دیں، ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ آپ عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کا بھی معاملہ جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کے سامنے اٹھائیں اور پھر اس چیز کو آگے لے کر چلیں۔ تو یہ چیز آج انہوں نے جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو میں بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جیل سے کوئی بھی چیز لکھ کر باہر نہیں بھیج سکتا، آئی ایم ایف کو لکھے جانے والا خط میں نے ڈکٹیٹ کروا دیا ہے، بس ابھی میری اپنے جو لیگل ٹیم ہے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، جب ان سے ملاقات ہوگی تو پھر ان سے پوچھوں گا کہ کیا واقعی انہوں نے جو خط ہے وہ آئی ایم ایف کو بھیجا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خط میں جو میں نے آئی ایم ایف کو لکھنا تھا اس میں یہ لکھا جائے گا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور یہی بات عمران خان گزشتہ 2 سال سے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، سارا ملک انتخابات میں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ بنتا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، نگران حکومتیں بھی پی ٹی آئی کے خلاف لگائی گئیں، الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد بھی دھاندلی میں مصروف ہے، الیکشن کمیشن سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر
बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रहीं। इलेक्शन में पीटीआई को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। ये बयानिया इमरान खान साहब अभी भी इसके ऊपर वो कायम है और वो समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात दरहकीकत पीटीआई को क्रैक डाउन करने, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़ुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये सबसे मज़बूत जमात बन गई है। शरीफ ख़ानदान का जनाज़ा निकल गया है। ये कहना था इमरान खान साहब का, और वो मेरे ख़्याल में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक़्त अगर किसी को सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान हुआ है, तो वो शरीफ ख़ानदान है। और आप ये देखें कि 2013 में सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें थीं, 2018 में कितनी थीं और अब 2024 में कितनी हैं। ये चीज़ें अगर मुस्लिम लीग नून इनको बैठ के देख लेती है, जायज़ा ले लेती है, तो फिर शायद उन्हें अपनी बहुत सारी सियासी गलतियों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून अभी भी अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है, और वो समझते हैं कि साडी गल हो गई है। बस यही चीज़ शायद अब मुस्लिम लीग नून ने ये तय कर लिया है कि अब अवामी मैंडेट की ज़रूरत नहीं है, बस आप बात करें और बड़े घर, और वहाँ से अगर आपकी सेटिंग हो जाए तो फिर आप हुकूमत में बआसानी आ सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि हफ्ते के रोज़ दोबारा एहतजाज की कॉल देने लगे हैं। हफ्ते के रोज़ अवाम पूरे मुल्क में इस धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के खिलाफ हैं, जिन्होंने हमने धांधली करके हरवाया है। धांधली करके हराई जाने वाली दीगर तमाम सियासी जमातें, जिसमें जेयूआईफे है या महमूद खान अचकज़ई की पीके मैप है, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और उनके साथ मिलकर मुल्क भर में एहतजाज भी करेंगे। ये एक नया जो लाहे-अमल है, नई हिकमत अमली है, इमरान खान ने वो बनाई है, और बज़ाहिर असद कैसर जिस तरह से इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और फिर इमरान खान के साथ उनकी तवातर से मुलाकातें हो रही हैं, उससे अब ये नज़र आता है कि इमरान खान ने अपनी सियासी हिकमत अमली में थोड़ी तब्दीली ज़रूर की है, और वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का मुकाबला करने के लिए इन नाराज़ जो साबिक इत्तेहादी हैं पीडीएम हुकूमत के, उनको अगर साथ मिलाया जाए, तो इससे पीडीएम हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है। और अगर इमरान खान एक बार जेल से निकल आते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की इस हुकूमत को गरम तवे पर बैठने के ये मुतरादिफ होगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इस पीडीएम हुकूमत को एक दिन भी सुकून का सांस लेने देंगे। ये कुछ तफसीलात थी। 6 मार्च को इस केस की मजीद समाअत गई है। 6 मार्च को जब इसकी दोबारा समाअत होगी, जो भी अहम डेवलपमेंट और अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।